नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के सभागार में स्मिता गुप्ता की पुस्तक सुनो गंडक का विमोचन किया गया। हम आपको बता दें कि इस खास मौके पर बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर राम बच्चन राय, साहित्यकार अवधेश प्रीत और साहित्यकार डॉक्टर स्मिता सृष्टि, इसके अलावा कई गण्यमान लोगों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और सबसे बढ़कर स्मिता गुप्ता की पुस्तक सुनो गंडक की तमाम साहित्यकारों, राजनीतिक से जुड़े लोगों ने इसकी विवेचना की। और इस वक्त हमारे साथ पत्रकार और साहित्यकार कुमार विद साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं स्मिता गुप्ता की पुस्तक सुनो गंडक के बारे में इनकी क्या राय है। सर, आज जिस तरह से स्मिता गुप्ता की पुस्तक का विमोचन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप स्मिता गुप्ता और इस पुस्तक के बारे में? स्मिता गुप्ता नवोदित कवयित्री हैं और ये उनका प्रथम काव्य संकलन है सुनो गंडक। क्योंकि वो गंडक के तट पे जो हाजीपुर है वहीं के मूल निवासी हैं, वैसे उनके ददिहाल सोनपुर है, तो दोनों गंडक के तट पे ही हैं। तो गंडक के तट पे ये जो पली बढ़ी हैं, उससे एक इनके अंदर रागात्मक संबंध विकसित हुआ है, रागात्मक भाव विकसित हुआ और इसीलिए उन्होंने गंडक को लेकर के अनेक कविताएं लिखी हैं। क्योंकि गंडक नदी में ही वो शालिग्राम का पत्थर पाया जाता है जिसे विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। तो वो जो प्रेम कथा है, वो जो प्रकरण है, वो वृंदा से जुड़ा हुआ है, तुलसी जिसको बाद में नाम पड़ा। तो वो शालिग्राम का पत्थर आखिर गंडक नदी के अपने आंचल में या अपने सीने से क्यों लगा रखी है, एक सवाल होता है। ये उनकी कविताओं में ये झलकता है। तो सुनो गंडक मूलतः प्रेम कविताओं का संकलन है, लेकिन उसमें सामाजिक सरोकार की भी कविताएँ हैं और अनेक कविताएँ हैं और बहुत ही एक संभावनाशील कवित्री के रूप में वो दिखाई पड़ती हैं अपनी इस प्रथम काव्य संकलन से ही। प्रेम के बहाने वह जो घर परिवार जीवन जो है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, उसके बारे में भी वो बहुत सारे भाव और विचार, भावनाएं जो एक स्त्री की दृष्टि से वो जो बात कही जा सकती हैं, वो उनकी कविताओं में दृष्टिगोचर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार विधान परिषद सभागार में आज स्मिता गुप्ता की पुस्तक सुनो गंडक का विमोचन किया गया और इस वक्त हमारे साथ लेखिका सुनो गंडक की स्मिता गुप्ता मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्मिता जी, आपने सुनो गंडक के जरिए क्या कहना चाहती हैं? आप समाज को क्या बताना चाहती हैं? ये मेरी जो काव्य संग्रह है सुनो गंडक, ये प्यार पे आधारित प्रेम परक कविता है। और प्रेम जरूरी नहीं है कि वो किसी पुरुष से ही हो, और वो किसी भी तरह का प्रेम, उसमें बहुत से, जैसे बेटी का प्रेम, बेटे का प्रेम है, पिता का प्रेम, माता का प्रेम हो, बहन का प्रेम हो, पति का प्रेम हो, यानी हर तरह की प्रेम की बात की गई है। चाहे ईश्वर से प्रेम हो, चाहे पर्यावरण से प्रेम हो। तो जो हम एक जो बेसिक चीज़ है, जो आधार है जीवन का, वो प्रेम है। बस प्रेम में रहिए सब लोग। आपकी पुस्तक की हम देखें कि जो समीक्षा की जा रही है, विवेचना की जा रही है, तमाम साहित्यकार और राजनीति से जुड़े लोग सब काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप में काफ़ी संभावना है। और आपने जो सुनो गंडक जो काव्य आपने कविता लिखी है, उसमें कई सारी कविता ऐसी है जो दिल को छूती है और समाज को प्रेरणा देती है। अब ये तो उनका बड़प्पन है, उनको अच्छी लग रही है, वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो जो लिखना था लिख दिया, दिल से लिखा, मन से लिखा, और वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं जो उनको अच्छी लग रही है। सुना है आपने कवित्री स्मिता गुप्ता को, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर और दूसरे साहित्यकारों ने क्या कुछ कहा। स्मिता गुप्ता को मैं बधाई दे रहा हूँ। जैसा रमेश रितंभर ने कहा
कि कविता लिखना इतना आसान काम नहीं है, वो भी प्रेम कविता लिखना, क्योंकि अप्रेम के इस समय में, अप्रेम जब मैं कह रहा हूँ तो इन्वर्टेड कामा में, कि अप्रेम के इस समय में प्रेम कविता लिखना भी जोखिम का काम है, जिस पर बहुत आकृष्ट तरीके से रमेश ने अपनी बात रखी और मैं उससे 100% सहमत हूँ। दूसरी बात ये कि सुनो गंडक में संबोधन है। रमेश ने जैसा कहा कि वो सखा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और आगे जाके कहना चाहता हूँ कि वह गोपन का साथी है, वह स्त्री के गोपन का साथी है। और जैसा कि मानपुरी जी कह रहे थे, वो वृंदा को लेकर के और गंडकी को लेकर के कुछ उनकी आपत्तियाँ थी, वो हो सकती हैं अपनी जगह पर, लेकिन जिस मिथक कथा के रूप में या जिस लोक कथा के रूप में वृंदा के प्रेम को, श्री हरि के प्रेम को और शाप को रख करके सामने ये कविता लिखी गई या कई कविताएं लिखी गई हैं, वह ये बताती हैं कि प्रेम को अपराध उस समय भी माना जाता था, प्रेम को अपराध आज भी माना जा रहा है। तो ये अपराध की एक पूरी जो श्रृंखला है, ये हमारे भारतीय समाज के पाखंड को उद्घाटित करती है कि प्रेम को लेकर के हमारे मन में कितना तरह का पाखंड है, और ये आदिकाल से चला रहा है। अगर इसे हम आदिकाल मान करके चलते हैं तो ये मिथक जो होते हैं ना, यह अपने समय को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं। इन माध्यमों को जो डिकोड किया जाए तब पता चलता है कि उसकी सामाजिक अर्थवत्ता क्या है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो स्मिता ने अपनी तमाम कविताओं में इस भाव को प्रकट किया है कि प्रेम को अपराध मानने की परंपरा हमारे बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि वाल्मीकि कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आव से उपजा होगा, लेकिन वहाँ भी प्रेम की जो भावना है वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के है कि अपराध हमेशा प्रेम को। अब तीसरी बात मैं, और बहुत वक्त छोटे छोटे कुछ टुकड़ों में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो कविताएं पढ़ी थी और जो कुछ कहना चाहता हूँ तो समय भूल गया, क्योंकि मेरे सारे साथियों ने सब कुछ कह दिया। लेकिन उन्हीं से कुछ टुकड़े लेकर के अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि किसी मित्र ने कहा ये प्रेम कविताएँ हैं, इनमें प्रेम कविताओं की भरमार है, ऐसा भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये प्रेम कविताएँ नहीं हैं। तो जी हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रेम कविताएं नहीं हैं, प्रेम के आग्रह की कविताएं हैं। ये प्रेम के आग्रह की कविताएं हैं, यानी एक स्त्री, जैसा कि रमेश ने कहा था कि उसे प्रेम की तलाश है, और उस प्रेम की तलाश में प्रेम का जो आग्रह है, क्योंकि उसे सही मायने में वो प्रेम नहीं मिलता है, किसी ने किसी के गले में बांध दिया और प्रेम करने को हम बाध्य हो गए, वह प्रेम नहीं है। प्रेम जैसा द्रौपदी और कृष्ण के सखा के प्रेम की बात थी, उसमें देखिए वो भी एक मिथक है, लेकिन उसमें कितनी गहरी बात है, संदेश है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, चंद्रबिंदु ने तो बहुत बड़ी इस कविता के वितान को जिस तरह से डिकोड किया, इन कविताओं को जिस तरह से डिकोड किया है, और चॉम्स्की से ले करके लुकास तक उन्होंने बहुत सारे ताना बाना बुना है। वाकई कविता को इस तरह से डिकोड किए जाने की ज़रूरत है। और स्वयं मुझे भी ये लगा कि अरे मैंने तो उस कविता को इस तरह से समझा ही नहीं। और वो डिकोड करते कविता यही होती है कि कविता जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया उसके बीच क्या है, जो अनकहा रह गया है उसे डिकोड करना, जिसे चंद्रबिंदु सिंह ने बहुत बढ़िया से कहा है, बहुत बढ़िया थे। और एक बात गंडकी को लेकर या गंडक को लेकर के मेरा ये कहना है कि अमेरिकी लेखक हैं ऑरो प्योर, वो एक बात कहते हैं कि मनुष्य का जो लेखन है, साहित्य है, जो जीवन है, वह सिर्फ इतिहास से व्यक्त नहीं होता, उसके भूगोल से भी व्यक्त होता है। उसमें भूगोल का भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो आप कल्पना करें या इसको इस तरह से रख करके देखें कि अगर यह गंडक नहीं, यमुना या सरस्वती या कावेरी होती तो क्या अर्थ होता। पूरा जो है ना परिवेश बदल जाता है, पूरी कथाएं बदल जाती हैं। तो एक गंडक इस बात की प्रतीक है जो प्योर औरे कहते हैं कि समय जो होता है, इतिहास जो होता है, उससे आगे जाकर के आप भूगोल में भी चीज़ों को देखिए। इसको जब थोड़ा और विस्तारित किया जाए तो आप देखिए कि साउथ अफ्रीका का जो लेखन है, जो साहित्य है, वह ठीक जो है
नॉर्थ अमेरिका का साहित्य या शेष भारत का, शेष देश का, शेष दुनिया का साहित्य नहीं हो सकता। उसमें जो फ़र्क है, या दलित विमर्श जिस तरह से, या आदिवासी विमर्श जिस तरह से हम देखते हैं, तो आदिवासी विमर्श जो है एक पूरे भूगोल का विमर्श है। तो उस अर्थ में जब गंडक को हम रख करके देखते हैं अपने सामने, तो गंडक की उपस्थिति एक पूरे भूगोल की उपस्थिति है। उस भूगोल को डिकोड करने के लिए ये कविताएं कई बार जो है प्रेम का माध्यम लेती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कविताओं में वे संभावनाएं, वो स्फुरलिंग हैं जो इस बात की ओर संकेतित करती हैं कि आने वाले दिनों में कवित्री ने अगर अपने अनुभव को समृद्ध किया और अपने आप को और ज़्यादा माजा तराशा, तो एक बेहतरीन कविताओं का एक पूरा बेहतरीन कविताएं इनसे हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। एक इसी के साथ मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ये स्मिता गुप्ता के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अतिशय प्रेम जो होता है ना, आदमी को बिगाड़ता भी है। तो यहाँ पर बहुत कुछ अतिशय प्रेम की बातें हुई हैं, उससे थोड़ा बचिएगा। मैं गलत तो नहीं हूँ? और अंत में दो बातें हैं, एक प्रेम के संदर्भ में और एक कविता के संदर्भ में। प्रेम के संदर्भ में तो बहुत कविताएं हैं, लेकिन क्यों पढ़ा जाए इन कविताओं को? मेरे से अक्सर, स्मिता उन्हीं में से एक हैं, जब मेरे ऑफिस अपनी रचनाएं लेकर के आया करते थे बहुत सारे लोग, उनमें ये भी आया करती थी, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता था कि इस कविता की क्या ज़रूरत है, तुमने ये कविता क्यों लिखी? तो बस सर मेरे मन में आया, मेरी मन की अभिव्यक्ति है, मैंने लिखा। मैंने कहा मन की अभिव्यक्ति से कविता थोड़ी बनती है। कविता को जो कहा जा चुका है वही तुम कह रहे हो, तो कविता या कहानी या उपन्यास कुछ भी नहीं है। तो फिर हम मीर गालिब को ही क्यों नहीं पढ़ लेंगे? हम दूसरों को पढ़ लेंगे, तुम्हें क्यों पढ़े? तो कहे जाने का जो अंदाज है, जो गालिब कहते हैं, यूँ तो दुनिया में सुखनवर बहुत हैं, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और अंदाज़े बयां और ही आपको दूसरों से अलग करता है। हाउ टू से सब कहना सभी जानते हैं, लेकिन कहा कैसे जाए यह कहना ही कविता है, कविता की कला है। और उसमें आपकी निष्ठा किस तरह से आती है, जो कल्पनाशीलता की बात कही थी चंद्रबिंदु ने। अंत में मैं एक बात कहूँगा, हर कविता प्रतिरोध है, लेकिन हर कविता में प्रतिरोध नहीं है, नहीं होता। प्रतिरोध ढूंढना हर कविता में, या एक तरीके से कविता के साथ ज्यादती है, क्योंकि कविता संपूर्णता में प्रतिरोध रचती ही रचती है। वह अपने समय में अगर यह कविताएं प्रेम के आग्रह के प्रति अगर कोई बात रच रही हैं, तो इसके प्रकारांतर से ये भी रच रही हैं कि प्रेम जो नहीं है उसका प्रतिरोध क्या हो और कैसे हो। तो इसलिए हर कविता, अगर वह कविता है तो प्रतिरोध रचती ही रचती है। मैं बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, उनको रिपीट नहीं करना चाहता। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारो भूंदड़ो तब बैठो घर माए। तो प्रेम की कविता लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम को समझना, प्रेम के अंदर उतरना बहुत आसान नहीं है। जैसा सुनीता जी ने कहा कि वो जो अभी कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, तो उसमें उस संदर्भ से आगे जाके देखा जाए तो प्रेम एक बहुत ही दोधारी तलवार है। उसको साधना, और भी कविता में साधना बहुत आसान काम नहीं होता। उस दिशा में ये प्रस्थान है सुनो गंडक, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्नेह स्मिता गुप्ता को, और इस बात के लिए आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी बेहतर उनकी कविताएं हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। कविता के बारे में तो कहा है ना भवानी प्रसाद मिश्र ने, हाँ, जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो ये यानी ये बोल चाल की भाषा। फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्षों से हम लोग हैं यहाँ, और गंगा और गंडकी दोनों का संगम सुनते रहते हैं, लेकिन गंडकी को लेकर या गंडक नदी को लेकर कोई इस तरह की रचना हो सकती है, मेरे मन में कभी आया ही नहीं था। इसलिए मुझे अच्छा लगा।
इतना पुराना परिचय इस नदी से। और मित्रों, मुझे तो लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नदी से ही नाद बना है। संगीत में जो नाद है ना, वो नदी से ही आया। मानपुरी जी और आपका परिवार शायद तो संगीत का ही परिवार है, तो ये नाद जो आया वो नदी से आया। कि नदी की जो कलकल ध्वनि है उसको सुना होगा आदिम मनुष्य ने, और फिर संगीत की रचना हुई होगी। फिर ताल है, संगीत का ही ताल है, वो तल से आया। जो गहराई है नदी की, उससे हमने सीखा ताल। फिर राग प्रेम को भी कहते हैं, और संगीत का भी राग होता है। तो मुझे लगता है कि राग जो है, जो हमारे रगों में प्रवाहित होने लगे, यानी जो ध्वनि हमारे रगों में बैठ जाए, वो राग है। तो कविता में का रस, नदी का की धारा, ये सब कुछ प्रकृति से हमने कविता ग्रहण की। आदि कवि ने भी यही किया होगा, जंगल में रहे होंगे। तो ये रिश्ता है हमारा आदमी का रिश्ता प्रकृति के साथ। और अद्भुत संयोग है कि नदियों के साथ जो संबंध होता है, मैं बहुत देख रहा, आपने मानपुरी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात आदरणीय मानपुरी जी ने कही। आप शास्त्र में चले गए थे, जो गंडक का उल्लेख महाभारत में आता है या पुराणों में भी है, तो गंडकी नाम से ही है, क्योंकि स्त्री है वो। तो लेकिन ये कवि को छूट रहती है कि वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर दे, पुल्लिंग को इसलिए हो सकता है कि अपना, ठीक है, किसी का ने कहा कि अपना मित्र बनाने के लिए गंडकी को गंडक कर दिया। संवाद अपने यहाँ डोमकच होता है ना शादी ब्याह में, तो डोमकच में स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं, ये है छूट। तो ये इस ब्याज से अपनी अभिव्यक्ति को सबल करने के लिए ऐसा इन्होंने किया होगा। इतनी छूट तो हम देते ही हैं। और ये भी चिंता मुझे बहुत प्रौढ़ता लगी इनकी। मैंने कहा कि संभावनाओं की ये कवित्री हैं, प्रौढ़ता भी कभी कहीं कहीं दिखती है।